वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आइस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं स्वस्थ और खुश होंगे। आज जो हम सेशन लेकर आए हुए हैं वो आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। क्या पढ़ेंगे? वायुमंडल की संरचना। इसके पहले हमने क्या किस सेशन को डिस्कस किया था? हमने गैसों को पढ़ा था, वायुमंडल के संगठन को देखा था। उसमें हमने जब विभिन्न प्रकार की जो आपकी गैसें होती हैं उनको पढ़ा था। उनको दो स्थायी गैसें पड़ी थी, एक स्थायी गैस और एक अस्थायी गैस को जाना था। तो उसी को अब जो है हम आज क्या पढ़ेंगे कि ताप के आधार पर वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और वायुमंडल की संरचना को देखते हैं कि क्या है। तो वायुमंडल की संरचना को अगर हम देखेंगे तो एक तरीके से आपका जो है अक्षांशों के विस्तार, अक्षांशों के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे या इसका क्षैतिज ऊर्ध्वाधर अध्ययन करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला क्या होता है कि इस प्रकार से आपकी देखो ये पृथ्वी है, फिर सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल की इन परतों के आधार पर हम क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो पहले आइए थोड़ा देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना जो है इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है आपकी? तो आपकी जो इसकी संरचना है इसे दो भागों में बांटा गया है। कितने? दो भागों में। पहले जो आपकी वायुमंडल की संरचना के आधार पर पहला होता है ताप की विषमता के आधार पर, ताप की विषमता के आधार पर बांटा गया है। दूसरा है आपका रासायनिक गुणों के आधार पर बांटा गया है, रासायनिक गुणों के आधार पर इसको बांटा गया है। तो हमको यहाँ पहले किसको पढ़ना है? ताप की विषमता के आधार पर वायुमंडल की संरचना का अध्ययन करना है। तो आइए हम इनको देखते हैं। पहले ताप के आधार पर देखते हैं। तो ताप के आधार पर जब हम इनको देखेंगे तो इनको हम कुछ सीमाओं में या इनको कुछ भागों में बांट कर देखेंगे वायुमंडल को, जिसका हमने नाम दिया है क्या है कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। इनको हम जो है इस ताप की विषमता के आधार पर इन भागों को देखेंगे। तो पहले हमको क्या पढ़ना है? पहले हमको सबसे पहले पढ़ना है किसको? क्षोभ मंडल को। तो क्षोभ मंडल को हम सबसे पहले देखते हैं। तो क्षोभ मंडल का क्या है कि पहले जो आप देखेंगे, अगर इस तरीके से कोई आप संरचना बनाएं, ये क्या है आपका? इसके नीचे पृथ्वी है। इसके नीचे क्या है? पृथ्वी हो गई आपकी। इस तरीके से आप जो बांट के देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? क्षोभ मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, और ये आपका अंतिम हो जाता है बाह्य मंडल या अंतरिक्ष। बाह्य मंडल या आपका अंतरिक्ष, इसे आप अंतरिक्ष भी कह सकते हैं। तो इसके इन आधारों पर हमको जो है इसका अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपका क्या आता है? सबसे पहले आपका जो है वो क्या है? क्षोभ मंडल है। तो हम यहाँ पहले क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो क्षोभ मंडल की जो सबसे पहली जो विशेषता है वो कौन सी विशेषता है क्षोभ मंडल की? क्षोभ मंडल की जो सबसे बड़ी विशेषता है कि क्षोभ मंडल जो आपका आता है इसमें क्या होता है कि इसकी जो है सबसे इसमें क्या होता है कि मौसमी गतिविधियां सभी जो है इसमें होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। क्या होता है इसमें? सभी मौसमी जो आपकी गतिविधियां हैं वो किसमें होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। तो इसको अगर देखें तो इसकी क्या इसकी जो जो है विषुवत रेखा पर इसकी मोटाई कितनी होती है? इसका अगर विस्तार देखें तो पहले देखते हैं इसका विस्तार कितना है? विस्तार। तो ये विस्तार कितना है क्षोभ मंडल का? क्षोभ मंडल जो है विषुवत रेखा से
यानी विषुवत रेखा से ये है 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है क्या है, 18 किलोमीटर तक जो है क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो क्षोभ मंडल का विस्तार कितना है, ये प्रश्न आया हुआ है। तो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर, इसको आपको याद रखना है, एग्जामों में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक कौन सा मंडल पाया जाता है, क्षोभ मंडल पाया जाता है। और ये ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है, और विषुवत रेखा पर इसकी कितनी ऊंचाई होती है। हो सकता है ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी होती है। तो ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है, 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। यानी ध्रुवों पर इसकी क्षोभ मंडल की जो है मोटाई कम पाई जाती है और विषुवत रेखा पर अधिक पाई जाती है। तो आपको यहाँ कितनी बातों का ध्यान रखना है, तो पहला तो रखना है क्षोभ मंडल के का विस्तार, तो विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर तक। दूसरा रखना है कि ध्रुवों पर इसकी मोटाई कितनी होती है, तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर या ध्रुवों पर इसकी मोटाई कम होती है, और क्षोभ मंडल की विषुवत रेखा पर मोटाई अधिक होती है। कितने किलोमीटर होती है, 18 किलोमीटर होती है। अब इसी का एक नेक्स्ट सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है, क्या है, सबसे एक महत्वपूर्ण पॉइंट है क्षोभ मंडल का, वो है क्या है कि इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्या होता है कि यानी जो आपके बादल बनते हैं, बारिश होती है, जलवाष्प बनती है, इन सभी ये घटनाएं कहाँ पर होती हैं आपकी, गर्जन, बादलों का बनना, चमकना, गर्जना, हिमपात होना, ये सब कहाँ से होता है, ये आपका क्षोभ मंडल में होता है। तो इसमें आपकी सभी मौसमी, जो आपकी मौसमी दशा है, मौसमी मौसमी दशा या सभी मौसमी सभी क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं, सभी मौसमी क्रियाएं इसी में होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे असंतुलित जो है क्षोभ मंडल होता है। कौन सबसे असंतुलित मंडल कौन सा होता है, क्षोभ मंडल होता है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। तो सबसे पहली क्या है कि इसमें सभी मौसमी दशाएं होती हैं, और इसका जो विस्तार है वो कितना होता है, विषुवत रेखा से 18 किलोमीटर होता है। और इसमें जो है सबसे अधिक जो है क्या है, वायुदाब भी इसमें सबसे अधिक पाया जाता है। वायुदाब जो क्या है, वायुदाब सबसे क्या है, वायुदाब अधिक होता है, अधिक होता है। और इसमें क्या होता है कि वायुदाब अधिक क्यों होता है, क्योंकि वायुएं जो है, अधिकांश वायु जो क्या है पृथ्वी की सतह के पास पाई जाती हैं। वो क्यों, क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण की जो है वो क्या है, वायु को या हवाओं को क्या है अपनी ओर खींच के रखती हैं। तो आपको, तो इसमें वायु दाब अधिक होता है। अब इसमें देखते हैं कि तापमान क्या होता है, तो एक होता है आपका तापमान, तापमान। तो तापमान में आपको पता है कि जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं, माना कि ये पृथ्वी की सतह है, ये क्या है, पृथ्वी की सतह है, इससे जब आप ऊपर जाते हैं तो तापमान में क्या होता है, लगातार गिरावट आती है, जिसे सामान्य ताप ह्रास दर बोलते हैं। ये पृथ्वी की आपकी सतह है, ये पृथ्वी की सतह है, और ये क्या है, तापमान क्या हो रहा है, तापमान कम हो रहा है, तापमान कम हो रहा है पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर। और ये कितना होता है कि जब आप 1 किलोमीटर चले जाते हैं, 1 किलोमीटर पर तापमान कितना कम हो जाता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस की इसकी में क्या कमी आती है, या 165 मीटर, 165 मीटर पर 1 डिग्री तापमान में गिरावट आती है। कितनी गिरावट आती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोलते हैं आप, इसे जो बोला जाता है वो बोला जाता है सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर। तो ये चीजें सभी आपको बहुत महत्वपूर्ण है, इन सबको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह से अधिक ऊंचाई पर जाने पर तापमान में क्या होती है, गिरावट आती है। तो वो कितनी गिरावट आती है, अगर मीटर में पूछे तो 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस, और लगभग अगर 1 किलोमीटर की बात करें तो लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस में
तापमान में कमी आ जाती है। और इसको क्या कहते हैं, इस तापमान की गिरावट को सामान्य ह्रास दर कहा जाता है। तो इन आपको पॉइंट को ध्यान रखना है। इसमें एक होता है फिर क्या, ताप विलोमता आती है। इसके ताप में गिरावट क्यों आती है, तो ताप में जो गिरावट इसलिए आती है कि यहां पर क्या होता है कि वायु दाब घनत्व आदि की कमी पाई जाती है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है, इन सभी बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप देखिएगा कि क्या है, क्षोभ मंडल है। तो ये आपका जो क्षोभ मंडल में क्या है, क्षोभ मंडल है, ये देखिए यहाँ बादलों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। और यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से बारिश या मौसमी गतिविधियां हो रही हैं। और इसी क्षेत्र में क्या है कि तीव्र जो है वायु चलती है, तीव्र वायु चलती है। और इसी के क्या है कि क्षोभ सीमा के जो है दक्षिणी भाग में या क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में पश्चिम से पूरब क्या है, यहाँ पछुआ पवनें भी चलती हैं। क्या चलती है, जेट स्ट्रीम चलती है, जिसे आप क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। आप इनको नाम से जानते हैं कि जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। तो यहां प्रश्न बनता है, अगर आप पूछे, आप प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि जेट स्ट्रीम कहां चलती हैं, तो जेट स्ट्रीम कहां चलती हैं आपकी, जेट स्ट्रीम के बारे में आ जाए, जेट स्ट्रीम। तो जेट स्ट्रीम जो है क्षोभ मंडल की क्या है कि ऊपर की, क्षोभ मंडल की जो है ऊपरी परत में, ऊपरी परत में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है। कैसे चलती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें क्या है कि तीव्र पवनें भी चलती हैं, पवनें तीव्र चलती हैं। सभी क्या मौसमी दशाएं होती हैं, मौसमी दशाएं सभी किस में होती हैं, क्षोभ मंडल में। ठीक है, इन बातों को भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके समताप मंडल। समताप मंडल क्या है आपका, समताप मंडल भी बहुत अति महत्वपूर्ण है। क्यों, समताप मंडल में जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है, जिसे हमने कल पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि वो गैस जितनी ही उपयोगी ऑक्सीजन गैस महत्वपूर्ण है, उतनी ही ओजोन गैस भी जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा था कि आपको बताया था कि वो गैस कहाँ पाई जाती है, तो वो गैस जो है कहाँ पाई जाती है, आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसको पहले समझते हैं। तो समताप मंडल का पहले देखते हैं विस्तार। विस्तार जो इसका है वो कितना है, 18 किलोमीटर है, या क्षोभ मंडल की सीमा से लगभग 50 किलोमीटर तक पाया जाता है। कितना, इसका जो विस्तार है वो कितना है, 18 से 50 किलोमीटर तक है। दूसरा इसका क्या है, विस्तार के बाद इसमें गैस कौन सी पाई जाती है, महत्वपूर्ण एक गैस है। तो इसमें महत्वपूर्ण गैस है वो पाई जाती है ओजोन गैस, ओजोन गैस। एक प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है एग्जाम में, कई बार प्रश्न आया हुआ है कि ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन गैस जो है समताप मंडल में पाई जाती है। इसका अधिकांश सांद्रण जो है गैस कहां पाई जाती है, आपकी ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी एक अगली जो विशेषता है वो क्या है, ये एकदम शांत, इसमें क्या होता है, वातावरण कैसा होता है इसका, शांत वातावरण पाया जाता है। वातावरण समताप मंडल में बिल्कुल एकदम शांत पाया जाता है। और इसी शांत वातावरण के कारण यहाँ पर क्या है कि जो आपकी हवाई जहाजें हैं या जो जेट प्लेन होते हैं वो कहाँ उड़ाए जाते हैं, आपके वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कि हवाई जहाज के लिए जो है, हवाई जहाज के लिए आपकी सबसे आदर्श या अनुकूल जो स्थिति वो है वो कौन से मंडल में होती है, हवाई जहाज के लिए कहाँ होती है आपकी,
तो वो होती है आपकी समताप मंडल में। हवाई जहाज के लिए अनुकूल स्थिति कहाँ होती है आपकी? समताप मंडल में। तो इसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओजोन गैस, ये प्रश्न बन सकता है कि ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल में। दूसरा कि इसमें शांत हवाई जहाजें जो है समताप मंडल में ही क्यों उड़ाई जाती है? तो क्यों उड़ाई जाती है आपको भी याद रखना है कि इसमें क्या शांत वातावरण होता है, इसलिए जो है हवाई जहाजें समताप मंडल में उड़ाई जाती हैं। और इस ओजोन गैस का जो है सांद्रण सबसे अधिक कहाँ से पाया जाता, कितने किलोमीटर तक पाया जाता है? 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन गैस का घनत्व जो है अधिक पाया जाता है, घनत्व अधिक होता है। चलिए हमने इसमें जो है जब समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग कौन करता है? तो वो करता है क्षोभ सीमा। कौन इनको अलग करता है? इन दोनों को जब आपका जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल जो है उनको अलग कौन करता है? माना कि ये क्या है आपका, ये आपका क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल, और ये समताप मंडल है। समताप मंडल तो इनको अलग कौन करेगा? तो इनको जो है अलग करने का कार्य करती है एक क्षोभ सीमा होती है आपकी। ये कौन सी रेखा है आपकी? ये जो अलग कर रहा है ये आपकी रेखा है क्षोभ, इसको नाम देते हैं आप क्या देते हैं? क्षोभ सीमा। ये भी प्रश्न जो है एग्जामों में आया हुआ है या आ सकता है कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल को अलग करने वाली रेखा का क्या नाम है? तो कौन सी क्या नाम है उनका? क्षोभ सीमा। चलिए हमने अभी क्षोभ मंडल को देखा, मध्य मंडल को देखा, अब देखते हैं, सॉरी हमने क्षोभ मंडल को देखा, समताप मंडल को देखा, अब अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट मंडल को देखते हैं। नेक्स्ट मंडल आपका कौन सा है? मध्य मंडल। तो मध्य मंडल का मैं पहले देखते हैं इसका विस्तार। अब हम यहाँ सभी का विस्तार क्यों देख रहे हैं? सभी का विस्तार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कई बार जो है एग्जाम में कभी कभार पूछ लेता है कि कौन सा मंडल कितने किलोमीटर तक पाया जाता है, या इतने किलोमीटर से इतने किलोमीटर के अंतर्गत कौन सा मंडल पाया जाता है। तो आपको इसका याद रखना है थोड़ा सा कि कौन से मंडल कहाँ पाए जाते हैं। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे थे? 50 किलोमीटर पहुंचे थे। तो 50 से 80 किलोमीटर के मध्य कौन सा मंडल पाया जाता है? 50 से 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है आपका मध्य मंडल। ठीक है, कौन सा मंडल? मध्य मंडल पाया जाता है। कितने? 50 से 80 किलोमीटर के मध्य जो पाया जाता है। इस ताप मंडल में, मध्य मंडल में क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ एक तापमान बढ़ने लगता है। क्या होता है? इसी में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ने लगता है। ऊंचाई बढ़ती है तो क्या होता है? तापमान कम होता है। जैसे आप क्या करेंगे, करते हैं जब पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं तो क्या तापमान घटता है, यानी ऊंचाई बढ़ेगी तापमान नीचे आएगा। यानी कैसे? ऊंचाई आपकी बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ेगी तो क्या तापमान, तापमान जो है नीचे आएगा। ऊंचाई बढ़ेगी तापमान नीचे आएगा। लेकिन एक प्रश्न यहाँ, एक थोड़ा सा यहाँ एक चीज को और समझ लेते हैं कि जब कभी कभार क्या होता है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान बढ़ने लगता है। ऊंचाई तो बढ़ती ही बढ़ती है, ऊंचाई भी बढ़ती है और क्या हो जाता है कि तापमान भी बढ़ने लगता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न आया हुआ है। जब ऊंचाई बढ़ती है और तापमान बढ़ता है तो इसे ताप का प्रतिलोमन कहते हैं या ताप व्युत्क्रम प्रक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आप? तापमान, ताप व्युत्क्रम के नाम से आप जानते हैं, या ताप प्रतिलोमन। तो ताप व्युत्क्रम में क्या होता है कि ऊंचाई भी बढ़ती है और तापमान भी बढ़ने लगता है। ये क्रिया कहाँ पे होती है? ये आपकी जो क्रिया होती है उन स्थानों में होती है जहां पर क्या है कि कुछ
रेडियो एक्टिव पदार्थों के द्वारा या कोई क्रिया ऊर्जा उत्सर्जित हो रही हो, या आपकी समताप मंडल में जहाँ परावैंगनिक किरणों का जो सूर्य की द्वारा की परावैंगनिक किरणों का अवशोषण होता है, तो वहां पर भी क्या होता है, जब वहां पर परावैंगनिक किरणों का अवशोषण अधिक होता है तो तापमान में वृद्धि हो जाती है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं आप, कि ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान भी बढ़ता है, तो उसको कहते हैं हम ताप व्युत क्रम क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं आप, ताप व्युत क्रम क्रिया कहते हैं, कि तापमान बढ़े और ऊंचाई बढ़े और तापमान बढ़े तो उसे हम ताप व्युत्क्रम क्रिया कहते हैं। तापमान यहाँ पर लगभग कितना 80 किलोमीटर पर पहुंचने पर तापमान क्या है, -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जिसे कितने तक पहुंच जाता है तापमान, 100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है। अब हमको देखना है नेक्स्ट जो आपका मंडल है, वो कौन सा मंडल है, वो है आपका आयन मंडल। अब आयन मंडल भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी आपकी रेडियो संचार व्यवस्थाएं होती हैं, जो भी संचार व्यवस्थाएं चलती हैं, वो किस माध्यम से, किस मंडल के द्वारा चलती हैं, वो आयन मंडल के द्वारा ही जो है आपकी संचार व्यवस्थाएं चलती हैं। नासा हो, चाहे इसरो हो, या कोई भी जो है स्पेस या अंतरिक्ष एजेंसियां हो, अब संचार उपकरणों को या उपग्रहों को, सैटेलाइट को कहाँ स्थापित करती हैं, आयन मंडल में, और आयन मंडल के द्वारा ही इसका जो है संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम सक्रिय रहता है। तो ये इस दृष्टि से आयन मंडल जो क्या है कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसका क्या करते हैं, इसका विस्तार देखते हैं, तो इसका जो विस्तार है वो कितना है, विस्तार जो इसका है वो 80 किलोमीटर से लगभग 640 किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार पाया जाता है। आयन मंडल का विस्तार कितना है, लगभग 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर पाया जाता है। और इसमें इसकी दूसरी क्या विशेषता है, कि इसमें जो है रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। इसकी दूसरी क्या विशेषता है, कि इसमें रेडियो तरंगों का जो है परावर्तन होता है, और इसी के माध्यम से, परावर्तन के माध्यम से ही जो आपकी क्या संचार व्यवस्था जो है आगे बढ़ती है। तो ये है संचार व्यवस्था जो किस मंडल द्वारा होती है, संचार व्यवस्था आपकी आयन मंडल द्वारा होती है। यहाँ रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है, और यहाँ पर क्या है कि तापमान थोड़ा सा अधिक होता है, इनका तापमान अधिक, आयन मंडल में तापमान अधिक होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि आयन मंडल में जो है विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। किसकी, विद्युत आवेश जो कण होते हैं, विद्युत आवेश जो कण होते हैं, इनकी क्या होती है, प्रधानता या अधिकता होती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या है आपके महत्वपूर्ण है, कि ये सारे के सारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं, सारे के सारे जो है एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं, कि संचार व्यवस्था किस मंडल द्वारा संपन्न होती है, तो आपका उत्तर होगा आयन मंडल द्वारा। इसमें रेडियो तरंगों का परावर्तन कहाँ होता है, तो आपका उत्तर होगा रेडियो तरंगों का परावर्तन जो है आयन मंडल द्वारा होता है। विद्युत आवेश की प्रधानता कहाँ पर होती है, तो आपका आंसर होगा कि विद्युत आवेशों की जो प्रधानता होती है वो आयन मंडल में पाई जाती है। आयन मंडल का विस्तार भी पूछ सकता है कि कितने से कितने किलोमीटर तक है, तो कितने से कितने किलोमीटर तक है, यह आपका 80 से 640 किलोमीटर के आसपास पाया जाता है। अब इसमें जो है नेक्स्ट अपन देखते हैं मंडल को, जो आपका नेक्स्ट मंडल है वो है आपका कौन सा, बाह्य मंडल। वो बाह्य मंडल क्या है आपका, बाह्य मंडल का अगर विस्तार जो है के बारे में अगर अपन बात करें, तो 640 किलोमीटर के जो से अधिक है, 640 किलोमीटर के बाद के जो मंडल पाया जाता है उसे हम बाह्य मंडल कहते हैं, या इसे अंतरिक्ष के उपनाम से भी जानते हैं। ये बाह्य मंडल है। इसमें घनत्व का, वायु के घनत्व का आयतन क्या होता है, बहुत कम होता है। इसमें क्या है कि जो वायु घनत्व क्या होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, या ना के बराबर रहता है। वायु
क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर चलते हैं तो वायु दाब लगातार कम होता जाता है, और ये क्या है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के ऐसे कारण इस प्रकार की क्रिया होती है। चलिए, तो ये हमने देखे थे, मंडलों को देखा था, आयन मंडल, मध्य मंडल, हमने ये सभी मंडलों को इस सेशन में कंप्लीट किया हुआ है। अब इन सभी मंडलों को एक बार अपन जो है इमेज के माध्यम से एक साथ देख लेते हैं कि आपके कौन कौन से मंडल हैं और किसमें क्या है कि इस सीक्वेंस में भी आपको जो है एडजस्ट करने के लिए आ जाते हैं कभी कभार के, इनको निम्नलिखित में से इनको क्रमबद्ध करिए, तो आपको इनको क्रम को भी याद रखना है। तो आपकी ये क्या है, आपकी पृथ्वी है, और पृथ्वी की सतह से जैसे ही अपन ऊपर की ओर चलते हैं तो क्या मिलता है आपको, क्षोभ मंडल मिलता है। सबसे पहले क्षोभ मंडल में क्या होता है, सभी मौसमी क्रियाएं होती हैं, वायु दाब इसमें अधिक होता है। फिर आप चलते हैं तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग कौन करता है, क्षोभ सीमा अलग करती है इन दोनों को। फिर आपका क्षोभ मंडल के बाद आता है आपका मध्य मंडल, सॉरी समताप मंडल। समताप मंडल की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है, इसमें O3 या ओजोन गैस पाई जाती है। फिर समताप मंडल के बाद आपका कौन सा है, आपका मध्य मंडल है, और मध्य मंडल के बाद आपका आयन मंडल है। आयन मंडल में देखिए आपकी क्या सैटेलाइट वगैरह लगी हुई हैं जो संचार व्यवस्था क्या करती हैं, संचार व्यवस्था का संचालन करती हैं। संचार व्यवस्था कहाँ पे उससे होती है, आयन मंडल से। और इसके बाद कौन सा है आपका अंतरिक्ष या बाह्य मंडल पाया जाता है। तो हमने यहाँ पर सभी जो है क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की संरचना का अध्ययन किया, और लगभग जो जहां से जैसे प्रश्न बन सकते थे उन सभी प्रश्नों को हल करने का या जानने का प्रयास किया है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।